पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। देहरादून में कुंभ तैयारियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त। 31 अक्टूबर तक काम होगा पूरा, पुलों का हो रहा ऑडिट, घाटों का सौंदर्यीकरण। देहरादून में राष्ट्रीय संगोष्ठी में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों पर सरकार का फोकस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले सीबीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी की योगदान की सराहना की। फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा। अंकिता हत्याकांड में महापंचायत आयोजित, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी प्रतिक्रिया। कहा सभी सीबीआई जांच की कर रहे हैं मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा शुरू किया गया जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश के सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी 13 जिलों में प्रशासनिक अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य आम जनता को दफ्तरों के चक्कर से राहत दिलाना और शासन को जनता के और करीब लाना है। और प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर ये जन जन के द्वार जन जन की सरकार का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका बहुत अच्छा बड़ा अच्छा इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और जो हमारे अंतिम छोर में रहने वाली जनता है, ग्रामीण परिवेश में जो जनता रहती है, उनको बहुत समय कभी कभी नहीं मिल पाता है। तहसील पे आने पे या मजिस्ट्रेट कार्यालय में आने का समय नहीं मिल पाता है। बहुत सारी परिस्थितियां होती है, भौगोलिक वातावरण भी होता है। वहीं पर ही जा करके हमारे जितने भी विभाग हैं, सब ये 28-30 विभाग उसी एक न्याय पंचायत स्तर में जाकर के प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर रहे हो, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे पेंशन से संबंधित हो, चाहे पुलिस थाने से संबंधित हो, चाहे सड़कों के निर्माण से संबंधित हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो भी, और चाहे वन विभाग से संबंधित हो। क्योंकि वहां पर तात्कालिक स्तर पर और समाज कल्याण विभाग द्वारा भी उसकी क्वालिटी बढ़ा दो यार, ये नहीं हो पा रहा है। उधर नैनीताल जिले के भवाली में एक नाबालिग के गर्भवती होने की घटना सामने आने से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। इस घटना को लेकर जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर भी बहस तेज हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जनसंख्या संतुलन में आ रहे बदलाव से सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा है, जिस पर सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस मामले पर जो है सांसद अजय भट्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और घटना को गंभीर चेतावनी बताते हुए कहा कि डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पहाड़ी क्षेत्रों की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। की घटना है, जिस तरह से भवाली का केस हुआ है अभी मेरी लोकसभा में, इस तरह से कई जगह केसेज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारी सरकार ने काफी मेहनत करी है, डेमोग्राफी चेंज ना हो, और वास्तव में होनी भी नहीं चाहिए। कहीं पर हम मस्जिद बना दे रहे हैं, कहीं पर हम मंदिर बना दे रहे हैं, कहीं पर हम गिरजाघर बना दे रहे हैं। ये विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ये अवैध होती है। तो उस पर हमारी सरकार ने युक्त सम्मत जो कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ हैं, और जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो दुखद है, उसे रोका जाना चाहिए। ये देश में ही रुकेगी, मुझे ये पूरा भरोसा है। देश जागृत हो गया है। एसआईआर भी अब जो आ रही है, एसआईआर जितने भी धार्मिक स्थल है तथा विश्व के। उत्तराखंड में कांग्रेस 16 फरवरी को देहरादून में राजभवन घेराव करने जा रही है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने दावा किया है कि इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार पर अफसरशाही, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रही है। विधायक ने कहा कि घेराव शांतिपूर्ण होगा, लेकिन सरकार को जनता के गुस्से का संदेश देगा। 16 तारीख को जो राजभवन देहरादून में कार्यक्रम होने वाला है, उसमें
हल्द्वानी से कांग्रेस के अच्छे खासी संख्या में लोग पहुंचेंगे। अभी इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आदरणीय प्रीतम सिंह जी, जो कि हमारे चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं, वो 12 तारीख को हल्द्वानी आ रहे हैं। स्वराज आश्रम में एक बैठक लेंगे और यहां से जायजा लेंगे क्या तैयारी है। और बहुत अच्छी संख्या में देहरादून में उस दिन प्रदर्शन होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कल एक बैठक ली थी स्वराज आश्रम में, और उससे पहले हम लोगों ने भी बैठक कर ली है। तो हमने एक अच्छी तादाद यहाँ पे सुनिश्चित करी है। देखिए, प्रदेश व्यापी समस्याएं इतनी हैं, और ये केवल नारे नहीं है या केवल एक निंदा प्रस्ताव नहीं है। ये निंदा आम जनमानस के हृदय की निंदा है, उनकी पीड़ा है कि किस प्रकार से प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं, ये जो ब्यूरोक्रेसी या अधिकारीगण है, इनके मजे आ रखे हैं। अफसरशाही बहुत हावी है, और अफसरशाही की तो कोई जवाबदेही है नहीं जनता के प्रति। उधर देहरादून के कारगी कूड़ा डंपिंग यार्ड से फैल रही बदबू और प्रदूषण को लेकर महिला कांग्रेस ने नगर निगम में प्रदर्शन किया और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कार्यकर्ताओं के साथ निगम परिसर में कूड़ा रखकर विरोध जताया। उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के लोगों को राहत देने की मांग की। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर निगम पूरी तरह से सतर्क है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। तो खाली डंपिंग जोन की बात करें तो अगर सफाई की बात करें तो पूरे शहर के अंदर क्या है, यही हाल है। देखिए भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सफाई की बात है, स्वच्छ देहरादून स्वस्थ देहरादून के इन्होंने एक नारा जरूर दिया है, लेकिन आप देखोगे कि पूरा शहर गंदगी में हो रखा है, गंदा हो रखा है। महिला कांग्रेस कूड़ा लेकर पहुंची है कारगिल ग्रांट में, जो आपका डंपिंग जोन है कि वहां से बीमारियां फैल रही है, सफाई नहीं हो रही है। तमाम कूड़ा उन्होंने बाहर रख दिया है कि आप लोग जो सफाई करते हैं वो यहाँ से शुरू करें। सफाई को लेके नगर निगम पूर्ण रूप से सजग है और लगातार सफाई की कार्य जारी रहेंगे। तो सर, ये जो डंपिंग जोन वाली नगर निगम देहरादून में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ मुरादाबाद के नारे लगाए, कारगिल क्षेत्र से कूड़ा शिफ्ट करने की मांग कर रही थीं। और वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कूड़े के ढेर से क्षेत्र में गंदगी, बदबू और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला कांग्रेस ने नगर निगम से जल्द समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और बता दें, परीक्षा में ऋषिकेश के गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी के छात्र छात्राओं ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस वर्ष प्रदेश भर से लगभग 86,204 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें अकेले देहरादून जनपद से 13,500 छात्र शामिल हुए। कड़े मुकाबले के बीच में राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी ने जनपद के टॉप स्कूलों में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को साबित कर दिया। बता दें कि विद्यालय के कुल 9 छात्र छात्राओं ने जनपद और तहसील स्तर पर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। विजेता छात्र छात्राओं को आयोजित समारोह में प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, ज्ञानवर्धक पुस्तकें और पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया।
मंगलौर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जनता को गुमराह कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और विकास कार्यों में पूरी तरह विफल रही है। विकास कार्यों के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है और भाजपा के अपने विधायक एवं मंत्री भी इसकी पोल खोल रहे हैं। काजी निजामुद्दीन ने चेताया कि जनता अब जुमलों की सरकार को जान चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका जवाब देना होगा। विधानसभा अध्यक्ष से बड़ा पद और कौन सा हुआ, जो कि माननीय विधायक कोटद्वार भी हैं। उनको अगर अधिकारियों को बुलाकर धमकाना पड़ रहा है, वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक पर और पब्लिक में आ रही है, पब्लिक डोमेन में उनकी वीडियो के अधिकारियों को धमका रही हैं कि आप समय से काम नहीं पूरा करते। सरकार सही चल रही है तो फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को क्यों अधिकारियों को डांटना पड़ रहा है? अगर सरकार सही चल रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायकों में से एक बंशीधर भगत जी को धरना क्यों देना पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि सैकड़ों लाशें आज भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दबी हुई हैं? कोटद्वार में बाबा शब्द को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद बने तनावपूर्ण हालात अब सामान्य हो गए हैं। शहर में अभी भी पुलिस फोर्स जो है तैनात है। आपको बता दें कि बाजार सामान्य रूप से खुले हैं और जनजीवन प्रभावित नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों और यूट्यूबर्स द्वारा भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति पर नियंत्रण पाया और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस जिम्मेदारी कार्रवाई की सराहना की है। महेंद्रपाल सिंह रावत और ताजुद्दीन इदरसी मुतल्लवी ने भी शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। आभार प्रकट करते हैं जिस ढंग से जिस सिचुएशन को यहाँ पे संभाला गया उसके लिए प्रत्येक घटक और प्रत्येक कर्मचारी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। विशेषकर यहाँ पे कोतवाल और एसपी साहब का काम बहुत ही सराहनीय रहा है और जिस पेशेंस से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को संभाला है, कहीं न कहीं उसको हम साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए भी अभी से ही हमें चाक चौबंद ढंग से पुलिस प्रशासन को आना होगा। इसमें ऐसा है, कुछ हमारे बाहर के लोगों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब और हमारे थाना इंचार्ज जो नेगी जी हैं, उन्होंने अपनी बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है। वन भूमि प्रकरण में आरटीआई से मिले दस्तावेजों ने नया मोड़ सामने ला दिया है। समाजसेवी चंद्रभूषण शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 31 दिसंबर 2025 को 17 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार 7 फरवरी 1927 को ब्रिटिश काल में यह भूमि आरक्षित वन से हटाई जा चुकी थी। इससे पहले 12 दिसंबर 1910 को इसे वन विभाग में शामिल किया गया था। आरटीआई से यह भी पता चला कि वन विभाग के पास मीराबेन की दी गई कथित लीज का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं। शर्मा ने स्थानीय निवासियों से एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ने की अपील की। मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे द्वारा 31 दिसंबर 2025 को एक आरटीआई डाली गई थी फॉरेस्ट को, जिसमें हमने इस भूमि से संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे दस्तावेज हमने मांगे थे 17 बिंदुओं पे। तो उसमें से एक दस्तावेज हमें आज जो प्राप्त हुआ है वो ये है कि 7 फरवरी 1927 को इस भूमि को जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के टाइम पे इसको आरक्षित वन भूमि के श्रेणी से हटा दिया गया था और ये भूमि 12 दिसंबर 1910 को ये भूमि को इन्होंने सम्मिलित किया था और 1927 में हटा दिया गया। जब 1927 में हटा दिया गया तो फिर ये सारा इस पे वन विभाग कैसे क्लेम कर रहा है कि ये भूमि हमारी है और इस पर इतनी सारी जो कार्रवाइयां हो रही है वो किस आधार पे हो रही है। तो ये समाज तक ये बात पहुंचे, दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है, इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता हमने रखी। जो 1895 में जारी हुआ और उन्होंने ये दिखाया कि ये जमीन को उन्होंने जो कि कार्यप्रणाली
उत्तराखंड में मतदाता सूची को और अधिक सशक्त और समावेशी बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने विशेष अभियान चलाया। बता दें कि राज्य में महिलाओं की संख्या मतदाता सूची में 50% से अधिक होने और युवा वर्ग की मजबूत भागीदारी को देखते हुए यह पहल की गई है। तो वहीं इस अभियान के तहत 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में बूथ लेवल ऑफिसर्स अपने अपने बूथ क्षेत्रों में जाकर विशेष रूप से महिलाओं और युवा मतदाताओं से संपर्क स्थापित करें। देखिए, अब हमारे राज्य में महिलाओं का संख्या अधिक है, उनका 50% से भी अधिक मतदाता सूची में नाम शामिल है और साथ में हमारे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी काफी अच्छा सूची में शामिल है। उसको देखते हुए हम लोग ये अभियान शुरू किया था 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, और बीएलओ जो है अपने बूथ लेवल या बूथ पर जाकर वहां पर जो निवासरत महिलाएं हैं और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और उनका मैपिंग के लिए विशेष प्रयास करेंगे ताकि वो लोग इस अभियान में छूट ना जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख तक जो हमारा हमने समय दिया है उसमें अधिकतम महिलाओं का मैपिंग का कार्रवाई और युवा वर्ग के मतदाताओं का मैपिंग कार्रवाई हम संपन्न करने में सफल हो सकते हैं। उत्तराखंड में वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, जिस पर जानकारी देते हुए मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने बताया कि विभाग ने 1438 क्रू स्टेशन बनाए हैं और फायर वाउचर के लिए इंश्योरेंस की योजना बनाई जा रही है। साथ ही इस दौरान प्रदेश में 13,000 किलोमीटर फायर लाइन की सफाई भी की जा रही है। जैसे आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से ऑफिशियली वनाग्नि काल की शुरुआत माना जाता है 15 फरवरी से 30 जून तक, परंतु उससे पूर्व हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी है वन विभाग की। इसके तहत हमारे क्रूज स्टेशन 1438 एस्टेब्लिश कर रखे हमने किया हुआ है। जो फायर वॉचर्स को योजित किए जाना है उसके बारे में भी प्लानिंग हो रही है, उनकी इंश्योरेंस की जाएगी फायर वॉचर्स की, जो 15 फरवरी से रखे जाएंगे। हमारी स्टाफ की तैनाती निर्धारित स्थल पर पूर्ण रूप से वन प्रभागों द्वारा नेशनल पार्क सेंचुरीज में कर लिया गया है। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की।
इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है, जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग ने प्रदेश भर में प्रवासी पंचायत आयोजित करने की घोषणा की है और इसकी शुरुआत अप्रैल माह में पिथौरागढ़ से होगी। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिवर्स पलायन करने वाले लोगों से संवाद स्थापित किया जाएगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर उद्योग व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्य और राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासियों को भी पंचायत में आमंत्रित किया जाएगा। कोविड के बाद जो रिवर्स पलायन देखा और कोविड से बाद भी और आज तक भी लोग वापस लौट रहे हैं। अब 19 दिसंबर को एक बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देशित किया है कि इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रवासी पंचायत होंगी। तो इसमें जो लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, चाहे वो प्रदेश के अन्य शहरों में रह रहे हैं, चाहे प्रदेश के बाहर शहरों में रह रहे हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा और उनको जो है हम प्रेरित करेंगे कि वो रिवर्स पलायन करके अपने गांव में उद्यमिता स्थापित करें। ऋषिकेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली।
रैली का शुभारंभ एम्स परिसर में किया गया और जिसमें पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग और अन्य स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। रैली के दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही गुड सैमरिटन योजना के तहत में सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए आगे आने की अपील भी की है। और साथ ही आपको बता दें कि एआरटीओ परिवर्तन रश्मि पंत ने बताया कि 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहे सड़क सुरक्षा माह में विभिन्न जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जैसे कि आप लोग परिचित हैं, इस समय हमारा जो विभाग है वो सड़क सुरक्षा माह मना रहा है 14 फरवरी तक। तो हम लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो सड़क सुरक्षा समिति है उसके सारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट उपस्थित है। एम्स ऋषिकेश हमारे राज्य में सड़क सुरक्षा का सबसे बड़ा हितधारक संस्थान है, तो एम्स ऋषिकेश द्वारा आज इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई और 108 की जो गाड़ी वाहन है और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस रैली में शामिल है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।